नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, जब भी प्राचीन भारत की बात होती है तो अक्सर दिमाग में सिर्फ रहस्यवाद या अध्यात्म की छवि उभरती है ना? लेकिन आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो सच में किसी रोमांचक जासूसी कहानी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मीमांसा की। इसे प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करने का विज्ञान कह सकते हैं। सोचिए, ये एक दार्शनिक जासूसी कहानी है जहां किसी अपराधी को नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े सवाल को खोजा जा रहा है। सही कर्म आखिर है क्या, और उन पुराने पन्नों में छुपे सुरागों को कैसे समझा जाए। आज तंत्रवार्तिक नाम के एक बेहद दिलचस्प और गहरे ग्रंथ के जरिए हम इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस पूरी गुत्थी को हम कैसे सुलझाएंगे? खैर, हमारी रूपरेखा बिल्कुल साफ है। पहले बात करेंगे मूल दार्शनिक पहेली की, फिर एक अजीब संरचनात्मक रहस्य की, उसके बाद मुख्य और सहायक कर्मों को समझेंगे, फिर आएंगे शब्दों और दोहराव वाले भाषाई सुरागों पर, और अंत में इस पूरे रहस्य का असली अर्थ डिकोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, दार्शनिक पहेली, दर्श पौर्णमास रहस्य को सुलझाना। अब जरा उस समय के विद्वानों की जगह खुद को रखकर सोचिए। उनके सामने हजारों पन्नों के बड़े बड़े अनुष्ठानिक निर्देश थे। उन्हें ये तय करना था कि कौन सी लाइन एक नया नियम बना रही है और कौन सी सिर्फ पुरानी बात दोहरा रही है। मतलब ये लोग अपने समय के सबसे बड़े व्याकरण प्रेमी थे। हर एक शब्द का एकदम बारीकी से विश्लेषण किया जाता था। यहाँ जो मुख्य सबूत हमारे सामने है वो संस्कृत का एक बहुत ही खास वाक्य है, य एवं विद्वान पौर्णमासी यजते, यानी जो ये जानकर पूर्णिमा पर यज्ञ करता है। देखने में एकदम सीधा साधा वाक्य लग रहा है ना, लेकिन शास्त्रीय विद्वानों के बीच इसी एक लाइन ने भूचाल ला दिया था। क्या ये कोई नया कर्म करने का आदेश है या फिर किसी पुराने बात का सिर्फ एक संदर्भ? इस पूरी पहेली की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दो बुनियादी अवधारणाओं को समझना होगा, प्रधान और अंग। इसे ऐसे समझें, किसी भी बड़े आयोजन में एक मुख्य आकर्षण होता है, सही कहा ना? वही प्रधान या प्राथमिक कर्म है, मुख्य कार्यक्रम, और दूसरी तरफ है अंग, यानी वो सारे सहायक कर्म जो उस मुख्य कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो ग्रंथों में लिखी इतनी सारी बातों में से किसे प्रधान माना जाए और किसे अंग, यही तो सबसे बड़ी बहस थी। यहीं पर दो और कमाल की तकनीकी अवधारणाओं की एंट्री होती है, अपूर्व विधि और अनुवाद। सुनने में भारी लग रहे होंगे पर यह विचार बहुत आसान है। अपूर्व विधि का मतलब है कोई बिल्कुल नया आदेश देना, मतलब कोई ऐसा काम करने को कहना जिसका जिक्र पहले कभी हुआ ही नहीं, एकदम नया कानून बनाने जैसा। और इसके उलट अनुवाद का मतलब है जो बात पहले से तय हो चुकी है बस उसे दोबारा बोलना। ये कोई नया कानून नहीं है, बस पुराने वाले की याद दिलाना है। इन दोनों के बीच का ये जो बारीक सा अंतर है ना, यही इस पूरे प्राचीन विवाद का मुख्य बिंदु था। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, गलत जगह रखा गया अध्याय, यानी एक संरचनात्मक रहस्य। यहाँ पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तंत्रवार्तिक के अंदर एक बहुत ही अजीब सी विसंगति देखने को मिलती है। इसके लेखक खुद ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ये पूरी बहस यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। सच में ऐसा है जैसे आप विज्ञान की किताब पढ़ रहे हो और अचानक से बीच में इतिहास का अध्याय आ जाए। सवाल ये है, प्राथमिक और सहायक कार्यों की ये जो इतनी लंबी चौड़ी चर्चा है वो उस अध्याय में क्यों हो रही है जो भेद यानी चीजों को अलग करने के विषय पर है। मीमांसा के नियमों के हिसाब से प्रधान और अंग वाली ये बात तो चौथे अध्याय में आनी चाहिए थी, पर ये यहाँ दूसरे अध्याय में है। तो क्या ये कोई बहुत बड़ी गलती थी या लेखक ने जानबूझकर कोई सुराग छोड़ा था? चलिए इस जांच को आगे बढ़ाते हैं। भाग 3, प्रधान या अंग कर्म, सबूतों का विश्लेषण। इस रहस्य को दिमाग में रखते हुए अब हम दोनों पक्षों की दलीलों को सीधे कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ दो एकदम साफ लेकिन विरोधी विचार हैं। एक तरफ विरोधी पक्ष है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जितने भी यज्ञ या अनुष्ठान बताए गए हैं वो सब के सब प्रधान हैं। उनके हिसाब से हर एक कर्म का अपना स्वतंत्र महत्व है। और दूसरी तरफ है हमारा स्थापित निष्कर्ष जो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने कर्म ही प्रधान हैं, बाकी सारे बस उनके अंग या सहायक हैं। ये एक सीधा वैचारिक टकराव है जो पाठ के अर्थ को पूरी तरह से पलट सकता है। तो उन्होंने इस टकराव को सुलझाया कैसे? हमारा चौथा भाग, शब्द, दोहराव और अंतर, भाषाई सुराग। सच में इन प्राचीन विद्वानों का दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एकदम पक्के भाषाई सुरागों का इस्तेमाल किया। आइए इन तार्किक कदमों को डिकोड करते हैं।
पहला कदम था शब्दांतर, यानी शब्दों या क्रियाओं का अलग होना। अगर क्रियाएं पूरी तरह अलग हैं तो जाहिर है कर्म भी अलग होंगे। दूसरा कदम अभ्यास, यानी दोहराव पर ध्यान देना। भाई, अगर कोई एक ही बात बार बार अलग तरीके से कह रहा है तो उसके पीछे कोई तो पक्का कारण होगा। इन दोनों सुरागों से निकला तीसरा कदम भेद, यानी दोनों के बीच का अंतर स्थापित करना। और अंत में जब ये पक्का हो गया कि कर्म अलग अलग हैं, तो निष्कर्ष निकला संप्राधान्य, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिन वाक्यों की बात हो रही है उनमें बताए गए कर्म समान रूप से प्राथमिक और महत्वपूर्ण हैं। अब वक्त है इस पूरी जांच के चरम पर पहुंचने का। भाग 5, असली अर्थ डिकोड करना, अंतिम फैसला। इन सारे सबूतों और दलीलों के बाद ये पूरा रहस्य एक बहुत ही कमाल की अवधारणा से सुलझता है, जिसे अविनाभाव संबंध कहते हैं। थोड़ा मुश्किल शब्द है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। चीजें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि एक को मानेंगे तो दूसरी को भी मानना ही पड़ेगा। इसे हम 3-3 के 2 समूहों में देख सकते हैं। अगर हम पहले समूह को स्वीकार करते हैं, यानी अगर कोई वाक्य नया आदेश दे रहा है, तो तार्किक रूप से हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वो कर्म अलग है और इसलिए वो समान रूप से प्राथमिक है। ये तीनों एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, एक को चुनकर बाकी को छोड़ा नहीं जा सकता। और उसी तरह दूसरे समूह में अगर वाक्य सिर्फ किसी पुरानी बात का अनुवाद या दोहराव है, तो कर्म कोई अंतर नहीं है और इसलिए वो बस एक सहायक कर्म है। इसमें कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो अब वापस आते हैं हमारे उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या वो अध्याय सच में गलत जगह पर था? बिल्कुल नहीं। ये तो आचार्य की जानबूझकर अपनाई गई पढ़ाने की एक शानदार शैली थी। दरअसल समप्राधान्य या समान प्राथमिकता की बात दूसरे अध्याय में इसलिए की गई क्योंकि भेद यानी अंतर को साबित करने के लिए ये एक बहुत जरूरी सीढ़ी थी। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि आगे आने वाले बड़े तर्कों के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार की जा रही थी। एकदम शानदार चाल। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। जिस कठोरता और बारीकी के साथ इन प्राचीन विद्वानों ने सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक एक वाक्य का ऑपरेशन किया, क्या वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे आज के समय में अदालतों में महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या की जाती है? मीमांसा के ये नियम सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी आधुनिक कानून, संविधान और व्याख्या की प्रणालियों में इनकी गूंज साफ सुनाई देती है। भाषा और तर्क की ये ताकत सच में समय से परे है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने कुछ नया और अलग सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।